अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 15A। 15 के मैंने दो पार्ट्स किए हैं। ये ए पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन ऑफ अ सिमेट्रिक टेंसर। फिर सुन लें, स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन ऑफ अ सिमेट्रिक टेंसर क्या होती है वो तो बाद में है, इसी लेक्चर में हो जाएगा। उसके बाद हम फिर बी पार्ट करेंगे बाद में। ये रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट से मेरी मुराद ये है कि ये पहले हो चुके हैं, ये पहले हो चुके हैं। ये रिकॉल कर लें, पिछले ही लेक्चर में आपने किया था कि ये वाला जो आपके पास टेंसर है एफ ट्रांसपोज एफ, एफ आपके पास डीफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर है। इसको कहते हैं राइट कॉशी ग्रीन डीफॉर्मेशन टेंसर, क्योंकि एफ साहब राइट पे हैं किसके, एफ ट्रांसपोज के। और ये सिमेट्रिक भी है, पॉजिटिव डेफिनेट भी है। प्रूफ इसका हमने किया था पिछले ही लेक्चर में, वहां से चाहें तो देख भी सकते हैं। सिमिलरली अगर ये वाला टेंसर ले लें जिसमें एफ साहब जो है लेफ्ट पे चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं लेफ्ट कॉशी ग्रीन डिफॉर्मेशन टेंसर। किसके लेफ्ट पे, अपने ही ट्रांसपोज के लेफ्ट पे। ये भी सिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनेट है। सिमेट्रिक का प्रूफ कर लें, इसका ट्रांसपोज लेके देख लें क्या ये खुद ही है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला होता है ट्रांसपोज का वो लगा दें, ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट। ये तो पिछले लेक्चर में भी काफी एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज वो खुद होता है। अब आप देख लें, जिस चीज का ट्रांसपोज लिया वही यहाँ पे रिपेयर हो रही है, यानी कि बी साहब। तो ये हो गया आपके पास सिमेट्रिक। ये वही चीज दिमाग में रखा करें, दो जुतियां मारो तो ठीक हो जाएगा। और ट्रांसपोज का फार्मूला आपको पता है, रिवर्स ऑर्डर में आता है। जब आप कहते हैं ए बी ट्रांसपोज तो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और रह गया जी पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए कोई भी नॉन जीरो वेक्टर लें, बी को मल्टीप्लाई करें उससे और डॉट भी उससे लें। अब ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आना चाहिए। बी की वैल्यू डालें, बी की वैल्यू जो आपके पास आएगी एफ टाइम्स एफ ट्रांसपोज आएगी। और ये एफ उठा के आप इधर ले जाएं ताकि ये भी एफ ट्रांसपोज हो जाए। अब देख लें, इसमें रट्टे लगाने की, जी इसको उठा के यहाँ ले आओ तो इसको उठा के वापस वहां पे। अब जो वेक्टर यहां पर आ रहा है वही वेक्टर यहां पर आ रहा है, और एक ही वेक्टर का जब उसी से डॉट लेते हैं तो उसकी लेंथ का स्क्वायर होता है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत बार मैंने बता दिया, जब भी टेंसर वेक्टर पे ऑपरेट करता है तो वेक्टर होता है। उसी तरह से जब मैट्रिक्स किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होती है तो आपके पास वेक्टर ही आ रहा होता है। खैर ये चीज हो गई। अब ये कैसे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, पिछला लेक्चर भी देखा जा सकता है, यहां भी देख लें। दिमाग में ये ना हो रहा हो कि भाई ये तो लेंथ का स्क्वायर है तो कहीं जीरो ही ना हो जाए, क्योंकि जब होमोजेनियस सिस्टम होता है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो तो उसमें एक्स नॉन जीरो हो सकता है, ये भी नॉन जीरो है। लेकिन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो में ये होता है कि वो जो आपके पास मैट्रिक्स ए होती है वो सिंगुलर होती है, उसका डिटर्मिनेंट जो आपके पास होता है वो जीरो होता है, या ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे पास एफ ट्रांसपोज का इनवर्स मौजूद है, क्योंकि एफ खुद इन्वर्टेबल था तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टेबल है। और इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है कि जी ये क्या मैं बोल रहा हूं, तो ये आप देख सकते हैं आराम से। जो लेक्चर 13B है उसकी स्लाइड 3, लेक्चर 13B की स्लाइड सी, वहां पे इसके इनवर्स का जिक्र हुआ है। और या सिंपल ये देख लें कि लेक्चर 13 स्लाइड 6, ओवरऑल अगर लेक्चर 13 देखना है तो स्लाइड 6 है, 13B की स्लाइड 3 है। तो बहरहाल ये तो इन्वर्टेबल है। जब ये इन्वर्टेबल है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और बेशक ये वाला वेक्टर आपके पास जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मल्टीप्लाई करके कभी भी आपके पास आंसर जीरो नहीं आएगा। और इस वजह से ये पता लग जाता है जीरो से मुराद जीरो वेक्टर नहीं आएगा। तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये लेंथ का स्क्वायर है और लेंथ उसकी जीरो नहीं है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉब्लम हो गई, दोबारा सुन लीजिएगा। बैरल अब ये हो गया स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। कौन, ये इसका मतलब हुआ, ये क्या हुआ, ये जो बी था एफ इंटू एफ ट्रांसपोज पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। ये बुक का पेज दिया हुआ है, यहाँ पे पेज 25 जो है ये आपकी बुक का है। अब यहाँ पे लिखा है फॉर अ पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर ए ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। ये सारे मैं बजाय के बार बार रेफरेंस बताऊं या पिछला लेक्चर देखें वहां से आ रहा है। हाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री का भी वर्ड यूज हो गया है, लेकिन असल चीज है कि जो पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर होता है उसकी तो आइगन वैल्यूज होती ही पॉजिटिव है, उसकी तो आइगन वैल्यूज होती ही पॉजिटिव है। लेकिन सिमेट्री का फिर क्यों जिक्र किया हुआ है, यहाँ पे देखे पता लग जाएगा। वो कहता है मोर ओवर द सेट ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ अ सिमेट्रिक टेंसर फॉर्म अ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये सारे पिछले लेक्चर से आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें पिछले लेक्चर से आ रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ रट्टा नहीं लगाना, कोई रिजल्ट आता है तो पीछे देखें प्रूफ हुआ है, या मतलब है कि यही कहा जी बस दिमाग में रख लें कहीं और हुआ है। कम से कम इस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है मेरे किसी कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है।
तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आइगन वेक्टर्स होते हैं ना सिमेट्रिक टेंसर के, वो आपके पास क्या होते हैं आपस में, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, वो आपस में ऑर्थो नॉर्मल होते हैं। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं तो आप कह सकते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब सबकी लेंथ 1 होती है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा वो कहता है वो बेसिस भी होते हैं R3 के, क्योंकि देखें R3 की जो डायमेंशन होती है 3 होती है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। वो वाला तो पता है ना आपको, E1 E2 E3 100 010 001, ये फौरन रिकॉल किया करें। अब इसके अलावा ये कि आपने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था कि जो आइगन वेक्टर्स होते हैं सिमेट्रिक टेंसर के, 3 आइगन वेक्टर्स n1 n2 n3, बल्कि यूनिट आइगन वेक्टर्स, ये भी आपके पास क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। खाली बेसिस नहीं होते, यूनिट है और आपस में परपेंडिकुलर है या म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये इसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। और किस खुशी में बन गया बेसिस, क्योंकि जो उसकी डायमेंशन है उतनी उसकी स्ट्रेंथ है। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डायमेंशन पहले पता हो और उतने ही वेक्टर्स अवेलेबल हैं, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो बेसिस बन जाते हैं। स्पैन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायमेंशन पहले ही मालूम है। और अगर इसका मसला हो रहा है कि ये कैसे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन गए, तो पिछले लेक्चर में डिटेल है, वहां प्रूफ किया था। अब आ रही है वो चीज जो हमने इस लेक्चर के अंदर सीखनी है, एंड दैट इज द स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन ऑफ अ टेंसर। पहले क्लियर कर दूं, टेंसर लिखा हुआ है लेकिन असल में सिमेट्रिक टेंसर है। सिमेट्रिक टेंसर है, बाहर तो लगता है कि बड़ा कोई टफ टॉपिक लग रहा है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि एक आपके पास सिमेट्रिक टेंसर है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। दोबारा सुन ले, एक सिमेट्रिक टेंसर है और उसको कैसे लिखा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। और जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोनॉर्मल हैं, सबकी लेंथ 1 है और आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर हैं। ये मतलब निकलता है। ये लिखा हो यहाँ पे, मे बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स आइगन वैल्यूज लैम्डा i 1 2 3, यानी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो होंगे ए के, वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होंगे R3 के। ये तो एक चीज बार बार आ रही है। अब ये कैसे लिखना है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये लें जी, कंसिडर द एक्शन, किसका, इसका, ये इसके बाद यहां से कंटिन्यू हो रहा है, कंसीडर द एक्शन ऑफ एन आई टेंसर एन आई। अब ये क्लियर होना चाहिए, ये कोई आम सा वेक्टर नहीं है, ये आपके पास आइगन वेक्टर है, और आइगन वेक्टर भी ऐसे वैसे किसी टेंसर का नहीं है, सिमेट्रिक टेंसर का है। और जब ये आइगन वेक्टर्स हैं n1 n2 n3, तो आपस में ऑर्थोनॉर्मल है या म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है और सबकी लेंथ 1 है। चलें, अब मैंने फिर रिपीट किया है। वो कहता है जी कि इसका एक्शन देखते हैं ऑन द वेक्टर u। इससे पहले कि ये मैं आगे जाऊं, ये रिकॉल कर लें कि आपने आइडेंटिटी टेंसर पहले पढ़ा था, ei टेंसर ei। देखें चीजें दिमाग में होनी चाहिए, ei टेंसर ei, और जब वो u पे एक्ट करता था तो u ही वापस आता था। अब इसको एक्ट करके देखते हैं, ni टेंसर ni क्या चीज है, अगर इसको u पे एक्ट करें तो। अब ये देखें u को इस तरह से लिखा हुआ है यूपी एनपी, देखें ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास अब बेसिस है, n1 n2 n3 बेसिस हैं। और जिस तरह से आप लिखते थे ui ei, याद आया, u1 e1 प्लस u2 e2 प्लस u3 e3 या यूपी ईपी, एक ही बात है। लेकिन अब बेसिस आपके पास e1 e2 e3 नहीं है, n1 n2 n3 है, तो ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होगा। देखें इसमें रटा नहीं है। अब जब बार बार कह रहे हैं बेसिस बेसिस बेसिस, तो इसका मतलब है कि कोई भी वेक्टर जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, u भी हो सकता है, ये वही है ना, u1 n1 प्लस u2 n2 प्लस u3 n3, वही चीज ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो आपके पास है लिखा हुआ है कि ni is a basis and any vector u can be written as their linear combination of ni या sum, linear sum of ni। तो ये वाली चीज यही लिखी हुई जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसका एक्शन जब इसके ऊपर होता है तो ये देखें, u को मैं लिख सकता हूँ ना यूपी एनपी, और ये जो टेंसर प्रोडक्ट है, देखें अब वही वाली बात है ना, पिछली चीजें क्लियर तो आप बताएं इसमें मुश्किल क्या है। अगर नहीं क्लियर तो मैं फिर क्या कह सकता हूँ, अल्लाह ना करे कि क्लियर ना हो। मेन चीज है कि टेंसर प्रोडक्ट आपके अब टिप्स पे होना चाहिए, और जो टेंसर प्रोडक्ट था ना आपका, वो इस तरह की चीज है कि वो तो पक्की पक्की भूल ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए कि अगर भूल भी जाती है तो वो तो आपने यहीं पे की हुई है, और टेंसर प्रोडक्ट तो आपने इसी कोर्स में किया था। और इस कोर्स में कहाँ पे आपने किया था, टेंसर प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन हुई थी वो जो आपका लेक्चर 4b है उसके एंड से, लेक्चर 4b के एंड से।
और फिर लेक्चर नंबर 5 में टेंसर प्रोडक्ट की मजीद डिटेल आई थी। लेक्चर नंबर 5 में टेंसर प्रोडक्ट की मजीद डिटेल आई थी। और होता क्या है, हम यही कहते थे जी कि ये जो साथ वाले दो हैं इनका डॉट हो जाता है और ये वाला सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पे तो इसको मैंने यू को पकड़ के लिख दिया यूपीएनपी। ये देखें, अब क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड कोर्स है, हम भी सीख रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे करवाया था जी कि इसको इसके बराबर लिख लें। अगर यू को यू ही रहने दें तो और शॉर्ट हो जाएगा, यू का डॉट इससे होगा, वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं जो किया हुआ है इसको समझते हैं। अब क्योंकि यू को लिखा हुआ है यूपीएनपी, वो यहां से लिखा है। अब जब टेंसर प्रोडक्ट इस पे एक्ट करेगा तो यहाँ पे देख लें, टेंसर प्रोडक्ट वेक्टर पे एक्ट करता है और ये साथ वाले वेक्टर होते हैं इनका डॉट हो जाता है। ये आ जाएगा एन आई डॉट एन पी, ये वाला और ये वाला एन आई डॉट एन पी, यूपी तो यहाँ पे चला गया, ठीक हो गया जी। ये वाला एन आई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बनता है क्रॉनिकल डेल्टा। क्यों? क्योंकि ये आपस में ऑर्थो नॉर्मल है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है और इनकी लेंथ 1 है। मतलब अगर इंडिसेस तो होंगे सेम, आंसर आएगा 1, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि 1। और अगर होंगे इंडिसेस डिफरेंट तो आंसर 0, क्योंकि ये हैं आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ज्यादा सिंपल कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। वैसे मैंने आपको लीनियर अलजेब्रे में डिटेल में बताया था कि ऑर्थोगोनल होने का मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता। ऑर्डिनरी वेक्टर्स हो और डॉट प्रोडक्ट 0 तो कह सकते हैं कि एक ही मतलब है। बहरहाल ये हो गया, इसको लिखें क्रॉनिकल डेल्टा। ये देखें नहीं समझ आ रहा तो वही है, ई आई डॉट ईपी जैसे डेल्टा आईपी था, तो एन आई डॉट एनपी ये भी क्रॉनिकल डेल्टा है, क्योंकि ये आपस में क्या है, ऑर्थो नॉर्मल। अब क्रॉनिकल डेल्टा यहाँ पर आ गया, तो क्रॉनिकल डेल्टा का देख लें, वो जो बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 में आपने फॉर्मूला किया था, डेल्टा आई जे बी जे इक्वल टू बी आई। अब मैं जुबानी बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे देख लें। अब देखना हमने ये है कि क्रॉनिकल डेल्टा को अप्लाई करना है, या इधर कर दें या इधर कर दें। मतलब है कि यहाँ पे आई पे किया हुआ है कि आई की क्या वैल्यू होगी जब ये क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो होगा, आई की वैल्यू पी होगी, तो इस आई को पी लिखते हैं। नो, व्हाट इज यू पी एन पी? ये तो यू होता है, तो वही वाली बात होगी ना, इस सारे टेंसर को यू पे ऑपरेट किया, मुड़ के यू आ गया, तो इसका मतलब है दिस इज एन आइडेंटिटी टेंसर, जस्ट लाइक एन आई, टेंसर एन आई वही चीज बना रहा है जो आपके पास था ई आई, टेंसर ई आई। और यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन ओवर आई, यस दिस इज समेशन ओवर आई, इस पे समेशन है, इस पे समेशन है, ठीक हो गया जी। अच्छा, जैसा मैं कह रहा था कि यू को यू ही रहने देते, डायरेक्ट इससे डॉट लेते तो वो और शॉर्ट हो जाता है, उस तरह करके देख लें। उस तरह करेंगे तो जब इसका इसके साथ डॉट होगा तो आपके पास यू आई आ जाएगा, इसका जब इसके साथ डॉट होगा तो यू आई आ जाएगा, और यू आई एन आई तो होता यू है। अब हो सकता है आपका आंसर ये क्या बोल रहे हैं, बहरहाल फिक्र ना करें, मैंने हल निकाला होता है, ये लें देख लें क्या ख्याल है। इसी की बात मैं कर रहा था ना कि एन आई और लिख के बताया हुआ है कि इसका भी और शॉर्ट फॉर्म है, प्रूफ की और शॉर्ट फॉर्म। एन आई टेंसर एन आई को यू पे ऑपरेट करें, बजाय कि इसको मैं यूपी एनपी लिखूं, यू को यू रहने दें, साथ वाले दो का हो जाएगा जी डॉट, दैट इज एन आई डॉट यू। और अब रिकॉल करें जैसे आप करते थे ई आई डॉट यू, ध्यान से सुने, ई आई डॉट यू वो यू आई होता था, इसी तरह से एन आई डॉट यू ये भी यू आई होगा। एंड व्हाट इज यू आई एन आई? ये यू होता है। अगर ये दिमाग से फिर निकला है जी सर ये क्या बोल रहे हैं, ई आई डॉट यू इज इक्वल टू यू आई, तो भाई लेक्चर नंबर 1 का एंड देख लें, लेक्चर नंबर 1 का एंड देख लें, सारा कुछ इसी कोर्स में हुआ है। तो ये और शॉर्ट हो गया, ये भी यू आ गया। इन शॉर्ट जब ये चीज यू पे ऑपरेट हुई तो यू आ गई, इसका मतलब ये आपके पास आइडेंटिटी टेंसर ही है, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। ओ नहीं जी, आगे जाने से पहले ये बता रहा है जी कि मैं यू वापस आ गया हूं, ए देखो ये चीज है। तो इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे पीपी लिखा हुआ है, यहाँ पे आई आई, ये सारी चीजें शुरू में क्लियर की गई थी लेक्चर नंबर 1 में कि ये तो आपके पास डबल इंडेक्स है, आई और आई कर लें, पी और पी कर लें, जे और जे कर लें, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जरा ये ध्यान से देखें, ये लिखा गया, अब देखें इसमें कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए बिल्कुल, वो इसलिए मैं बार बार ये कर रहा हूँ, हालांकि मैंने अभी समझाया भी नहीं है। आप टेंसर रिकॉल करें, आपने टेंसर पढ़ा था टी आई जे ई आई टेंसर ई जे, अब तो दिमाग में आ गया ना। लेक्चर नंबर 5 स्लाइड 3 एंड 4, लेक्चर नंबर 5 स्लाइड 3 एंड 4, टेंसर टी को लिखते थे टी आई जे ई आई टेंसर ई जे। अब ये ए लिखा हुआ है, ए आई जे इसका कंपोनेंट है, क्योंकि बेसिस अब और है, और से मेरी मुराद है कि ये अब आपके पास ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स हैं एक सिमेट्रिक टेंसर के, यानी कि इसी की। तो एन आई टेंसर एन जे, और बकायदा प्रूफ किया था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये बेसिस है। देखें अब क्विकली मैंने बोल दिया। अब जैसे आपके पास वो जो टेंसर था टी इज इक्वल टू टी आई जे ई आई टेंसर ई जे, उसमें आई और जे पे समीशन थी, यहाँ भी आई पे और जे पे समीशन है, ये लिखा हुआ है समीशन ओवर आई एंड जे। अब मैं जरा स्लो जाऊंगा, अब ये चीजें समझनी जरूरी हैं। ए आई जे को यहां से पिक करें और ये इसके बराबर है। अब ये फिर लग रहा होगा वो ये क्या चीज आ गई, ये फार्मूला भी आपने किया हुआ है,
ये वाला फार्मूला भी आपने किया हुआ है, और अगर दिमाग से ये निकला हुआ है तो लेक्चर 5 स्लाइड 5, लेक्चर 5 स्लाइड 5। अब आप सोचेंगे कि क्या मैं कभी कुछ, लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये है कि ये जो चीज आपके पास आ रही है ना, ये चीज इसके बराबर, देखें रिकॉल करें, इधर आप लिखते थे टी आई जे कंपोनेंट ऑफ द टेंसर टी, यहां पे लिखते थे आप ई आई डॉट टी ऑपरेटिंग ऑन ई जे। अब याद आ गया? खैर मैंने आपको रेफरेंस ही बता दिया था, और डायरेक्ट फार्मूला था कि आई जे कंपोनेंट किसी टेंसर का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, और वो था लेक्चर 5 स्लाइड 5। अब यहाँ पे क्योंकि ए लिखा हुआ है तो उसका आई जे कंपोनेंट ए आई जे है, और यहाँ पे बेसिस फर्क है तो यहाँ पे एन आई कर दिया, यहाँ पे एन जे कर दिया। ठीक हो गया जी। अब इंपॉर्टेंट चीज आने लगी है, एनजे साहब जो है ए का आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा जे, इसको लिखें लेमडा जे एनजे। यहां पे अब कोई समस्या नहीं है, दिमाग में रखें, यहां पे कोई समस्या नहीं है, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना। मैं इस जे और इस जे की बात नहीं कर रहा, वहां पे समस्या है, इधर नहीं है। क्यों? सिंपल रखें, आइगन वेक्टर जब आप लिखते हैं तो आप कहते हैं जी ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, तो लेमडा एक्स एक ही टर्म है, कोई समस्या तो नहीं है। और फिर वही वाली बात है कि आपने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स इस कोर्स में तो किए हैं, यहां पे समस्या नहीं है। बहरहाल लेमडा जे ये लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर्स का होता है। अब तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये वाली चीज क्रॉनिकल डेल्टा है। हाँ, अब बहुत ध्यान से जितनी कंसंट्रेशन कर सकते हैं करें, अगर कोई दिमाग में कोई और ख्याल आ रहा है उसको भी किक आउट कर दें, और इलास्टिक डिफॉर्मेशन ना होकर ख्याल वापस आ जाए। यहाँ पे ध्यान से देखें मैं क्या बोलने लगा हूँ। यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा ये तो जी लेमडा ही बन जाएगा जब जे इज इक्वल टू आई, अभी नहीं करना। अब आप कहेंगे ये क्या भाई, चले सपोज करें मैं कर देता हूँ, सपोज करें मैं कर देता हूँ, इसको लेमडा आई लिखता हूँ। अब यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ पे आई जे आ रहा है, ये तो अजीब सी बात हो जाएगी ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इंडिसेस और राइट हैंड साइड पे एक इंडेक्स, अगर मैं इस जे को आई से रिप्लेस करता हूँ, इसलिए फिलहाल नहीं करना। एक लॉजिक। दूसरी, ये जो ए आई जे था मैंने यहां से उठाया था, यहां से उठाया था, इसके बराबर आया। अब यही वाली टर्म मैंने इधर सब्स्टिट्यूट करनी है, और ये देखें ये क्यों है ना, लिखा हुआ है यूजिंग टू विच इज दिस वन इन वन विच इज दिस वन, वी गेट। हाँ, अब क्रॉनिकल डेल्टा अप्लाई आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली टर्म अलग से यहां से उठाई थी और इसके बराबर आ गई थी। अब वट एवर दैट इज, पहले यहां सब्स्टिट्यूट करें, अब क्रॉनिकल डेल्टा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब उम्मीद है पता लग गया होगा, नहीं तो दोबारा सुन लीजिएगा। अब ये जो लिखा हुआ है नो समेशन, ये इसलिए कि जब यहां जे और जे पे समेशन नहीं थी तो यहां भी जे और जे पे समेशन नहीं है। अब जब ये वाली चीज यहां सब्स्टिट्यूट की है तो प्लीज अब फिर जरा ध्यान दें। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या इंपॉर्टेंट है, यहां जे पे समेशन थी, यहां आई पे समेशन थी, अब भी यही हालात है, अब वही हालात है। अब आपके पास जो सिलसिला बना हुआ है ना, अब जो आपके पास सिलसिला बना हुआ है, पहले क्रॉनिकल डेल्टा अप्लाई कर दें। देखें, अगर तो आपने आई को जे करना है वो भी कर सकते हैं, यहां पे नहीं किया हुआ, यहां पे जे को आई किया हुआ है। आई को अगर आपने जे करना है तो कर सकते हैं, तो यहां पे देख लें, इस आई को जे कर दें तो बस, ये तो पहले ही जे था, ये पहले जे था, तो यहाँ पे आ जाएगा जे जे जे। यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ये किया हुआ है कि जे को आई किया हुआ है, मतलब कि जे की क्या वैल्यू होगी जब ये क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो होगा, तो जे की वैल्यू आई होगी, तो इसको कर दें आई। ये इसको भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि इसको कर दिया तो उसको छोड़ दिया, इसको भी करना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली चीज आपके पास है, क्योंकि देख लेना मैथ्स जो है लॉजिक बेस्ड है, ये नहीं मैं कह सकता जी अब इसको कर दे। और मैंने क्यों बना किया था कि यहाँ नहीं करना, क्यों बना किया था, पहली तो मैंने ये कहा था कंफ्यूजन हो जाती, यहाँ पे लेमडा ही आ जाता, यहाँ पे आई जे तो यहाँ पे आई, वही सेंस नहीं बननी थी। और यहाँ पे देख लें, ये टर्म तो मैं यहाँ से उठा के ला रहा था, तो जब यहाँ पे अगर मैं क्रॉनिकल डेल्टा अप्लाई करता हूँ और जे पे करता हूँ, और वो टर्म यहाँ से आ रही है, यानी कि इस वाले जे पे हो गया और ये छोड़ दिया, सेंस नहीं बनती। देखा ना, अब तो लॉजिक आ गई ना, अब तो पता लग गया होगा। तो अब आपने जब जे को आई करना है तो इसको भी करना है, तो इसको भी करना है, ये हो गया आई आई आई। ठीक है जी। या फिर ये कर सकते हैं कि इस आई को जे कर दें, इस आई को भी जे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा जे जे जे। ठीक हो गया जी। अब यहां पे देख लें, इधर लिखा हुआ है समेशन ओवर आई, देखें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कभी नो समेशन थे कभी समेशन। यहां पे जो नो समेशन की लॉजिक थी वो यहां से आ रही थी, ये आइगन वेक्टर था और ये था लैम्डा जे एन जे, यहां समेशन नहीं थी इसलिए लिखा हुआ था। यहां पे क्यों कह रहा है समेशन ओवर आई, वो इसलिए कि ये वाली इक्वेशन तो यही थी, इसी इक्वेशन की शक्ल बदल के ये बनी है। देखें, ए आई जे साहब ये थे, इसको यहां सब्स्टिट्यूट किया विच वाज दिस वन, और ये शक्ल बन गई। अब जब यहां पे वो कह रहा है समेशन ओवर आई, तो जारी बात है समेशन ओवर आई फिर इधर भी है। उम्मीद है पता लग गया होगा। वैसे ये लिख के दिखाया हुआ है, देखें आई को 1 1 करें ये टर्म आती है,
आई को 2 2 2 करें ये टर्म आती है, आई को 3 3 3 करें तो ये आ जाए। ठीक है जी। और मैं तो ये रेकमेंड करूंगा बजाय ऐसे लिखने के यही बेहतर है। समेशन फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, इसको समेशन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आप कहेंगे वो तो ऊपर है, ये नहीं कि समेशन नोटेशन, या यूं कह लें समेशन का जो सिंबल होता है सिग्मा। आप कहेंगे सर क्या पहेलियां, चले जी भांडा फोड़ देते हैं। ये मतलब था मेरा, ये था मेरा मतलब। ये वाली चीज ये देखें, अब आई को 1 करें तो 1 1 1 ये टर्म आ गई, आई को 2 करें तो 2 2 2 ये टर्म आ गई, 3 करें तो 3 3 3। ये तो समझाने के लिए लिखा है, समझाने के लिए लिखा है। वैसे इसमें 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 कोई फर्क नहीं। ठीक हो गया जी। ये जो इक्वेशन 3 है इसको कहते हैं जी स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन। ठीक है जी, स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन या स्पेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। असल में ये है कि एक सिमेट्रिक टेंसर है, उसको उसकी आइगन वैल्यूज की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, और साथ जो है आइगन वेक्टर्स हैं जो कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं किसके, R3 के। अच्छा जी, वो कहता है जी नोटिस फ्रॉम 3, ये पीछे क्वेश्चन निकाली थी ना, मैं तो पीछे नहीं जा सकता, एरर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है नो समेशन, ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया था। ये अब दोबारा क्यों लिखा है, ये इसलिए कि ये सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगी। अगर आप यहाँ पे लिखे ना, देखें यूं देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है तो मैट्रिक्स, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगी। क्यों, यहाँ पे करें 1 1, ये देखें 1 1 करें, ये भी 1 1 हो जाएगा। व्हाट इज डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 1 तो 1 हो जाएगा, इसको भी तो 1 करना पड़ेगा, ये आ जाएगा लैम्डा 1। फिर इसको करें 2 2 2 2 1 हो जाएगा, ये भी तो 2 है, तो डेल्टा 2 2 1 हो जाएगा, तो लैम्डा 2 ये आ जाएगा, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर करें इसको 3 3, यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे 3, डेल्टा 3 3 1, ये लैम्डा 3। इसके अलावा बाकी 6 की 6 टर्म में 0 है, कोई एक करके देख लें। यहां पे 1 2 करें तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा 1 2 0। फिर यहां पे 1 3 कर लें, ये भी 0। यहां पे करें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये लें जी, तो डेल्टा 2 1 0। यहां पे कर लें सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये भी 0। इस तरह यहां पे कर लें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0। यहां पे कर लें थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि डेल्टा 3 2 0। ये मैं तेज बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपने पहले की हुई हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब मैट्रिक्स की शक्ल यहां पे देख लें। ये जो आपके पास है एक डायगोनल मैट्रिक्स है, देख लें, ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आई है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है, प्योर मैथमेटिकली बताने लगा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज स्ट्रिक्टली 0 होती हैं। ये आपके पास होता है डायगोनल, इसी को कहते हैं, इसको नहीं कहते, वो ऑफ डायगोनल है, जिसमें मतलब है कि जो रो है वही कॉलम है, जो रो है वही कॉलम है, जो रो है वही कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से है। और बाकी सारी की सारी एंट्री 0 है। तो ये आपके पास होती है डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें डायगोनल की एंट्रीज जो हैं उसके अलावा बाकी स्ट्रिक्टली 0 है। अच्छा, इधर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जैसे मैंने अभी कहा ना कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसके अलावा बाकी सारी की सारी स्ट्रिक्टली 0 हैं, तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हो भी सकती हैं, वो नॉन 0 भी हो सकती हैं। फिर सुन लें, जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो 0 भी हो सकती हैं, वो नॉन 0 भी हो सकती हैं, उन पे कोई कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन है जो डायगोनल एंट्रीज के अलावा है वो सारी 0 है। तो ये जो 3 एंट्रीज है, हो सकता है तीनों के तीनों जो आपके पास हैं नॉन 0 हो सकता है 2 नॉन 0, हो सकता है 1 नॉन 0, हो सकता है सारी 0। हाँ, अलबत्ता आगे जाके हम देखेंगे कि जब हम इस तरह से करेंगे ना, जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन, तो वो खाली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी, वो पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर जो होगा उसकी मैट्रिक्स होगी। और जो पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर होता है उसकी आइगन वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होती हैं। तो उस वजह से हमारे केस में जो ये आपके पास एंट्रीज आएंगी वो स्ट्रिक्टली हो जाएंगी पॉजिटिव, और मतलब है कि वो तो नेगेटिव भी नहीं होंगी, वो 0 भी नहीं होंगी, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होंगी। क्योंकि आगे जाके कह रहा हूं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, आगे जाके पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर आएगा, और पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर की जो आइगन वैल्यूज होती हैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे फिलहाल हमने सिमेट्रिक टेंसर की बात की है, लेकिन अगर ऐसा टेंसर है जो सिमेट्रिक भी है, पॉजिटिव डेफिनेट भी है, फिर ये जो आइगन वैल्यूज होंगी ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होंगी, और हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स आएगी उसके जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो भी स्ट्रिक्टली नॉन 0 होंगी, बल्कि पॉजिटिव होंगी। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो अगर मसला हुआ दोबारा सुन लीजिएगा। बहरहाल यहाँ तो मामला हो रहा था किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये देख लें जी, जो इतनी लंबी चौड़ी सिचुएशन थी, यहाँ पे देख लें, पीछे स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थी और उसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म बनती है सिंपल ये बनती है। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपके पास बेसिस हैं, की पॉइंट सुन लें, ये आगे जाके आपको काम आएगा, इस कोर्स के एंड तक काम आएगा।
ये जो आपके पास टेंसर ए है या ये जो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म आई है, इसमें जो बेसिस हैं, जैसे आपके पास होता है ना टी इज इक्वल टू टी आई जे ई आई टेंसर ई जे, बेसिस आपके बनते थे E1 टेंसर E1, E1 टेंसर E2, यहाँ पे ये वो वाला नहीं है। यहाँ पे जो बेसिस है N1 टेंसर N1, N1 टेंसर N2, N1 टेंसर N3, ये वाले हैं। यहाँ पे क्योंकि आपके पास आइगन वेक्टर्स आ गए थे जो कि ऑर्थोनॉर्मल थे किसके, सिमेट्रिक टेंसर के। बहरहाल यहाँ पे उसने कहा है जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना आपके पास, वो ए की आइगन वैल्यूज ही हैं। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए की आइगन वैल्यूज ही हैं। तो इसी लेक्चर को ध्यान से मतलब कि समझने की कोशिश करें, इसमें आपकी स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन हो गई है, आगे जाके इस्तेमाल होनी ही होनी है। तो लें जी, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। ये आया जी, एनी क्वेश्चंस? तो लें जी, हैप्पी एंडिंग। और इस तरह से आपका लेक्चर एंड हो गया 15A। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर 15B में। अल्लाह हाफिज।